प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का भव्य स्वागत है। लेकिन इस स्वागत करने से पहले एक गमगीन न्यूज आप सभी देशवासियों को इससे अवगत है और इसे मर्माहत भी है और सभी लोगों में एक प्रतिशोध की भावना भी है और यह प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक भी है। जिस 22 फरवरी की वह काला दिन, जिस दिन 28 मासूम लोगों की हत्या निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करके कर दी गई, उनका कोई कसूर नहीं था। वो कश्मीर की वेसरन घाटियों के पहलगांव में वह यात्री के रूप में गए थे, लेकिन वह रात उनकी अंतिम रात होगी यह उन्हें पता नहीं था। उनकी वहां की सिसकियां यह बता रही थी कि कहीं न कहीं मानवता का अंत हो गया है या मानवता अंतिम रूप से पृथ्वी पर सिसकियां ले रही है। उनके लिए तो सिर्फ किसी कवि ने बहुत सही कहा है कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का सारा वंश डर गया है। एक दिन तुम सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। तो ये सांप से भी विषैले, ऐसे जहरीले ये आतंकवादी है और इसको प्रायोजित करने वाले देश, अब नाम लेने से भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा, पड़ोसी देश है जो अपने नापाक इरादों में बार बार ऐसी वह दुस्साहस कर रहा है, जिस दुस्साहस का माकूल जवाब देने का अब समय आ गया है। अब वह शांति की प्रतिमूर्ति की रूप में हमें गांधीवादी पथ पर चलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे परशुराम की तरह अपने हाथ में औजार उठा लेने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि यह अस्मिता की सवाल है। आपके ही अस्तित्व पर जब यह हरा होने लगे और आपके ही अस्तित्व पर जब अस्तित्व संकट के बादल आने लगे, तो निश्चित रूप से यह परशुराम की प्रतिज्ञा की तरह अपने हाथ में गांडीव उठा लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपको ये भी बताते चलो कि जब जब आतंकवादी हमले का लिस्ट आप सरसरी निगाहों पर देखिएगा, जब भी पाकिस्तान की आर्थिक रूप से थोड़ी सी भी स्थिति सही हुई है, उसके बाद आतंकवादी हमले हुए हैं। यह आतंकवादी हमला जो पहलगांव में हुआ है, वह पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ी अटैक है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद भारत द्वारा कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी रूप से दबाव डालने के बाद उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उसके बाद कोई भी बड़ी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह ग्रे लिस्ट में आया और रेड लिस्ट से बाहर आ गया, यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, उन्होंने फिर से आतंकवादी हमला को शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान की थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह दूसरे रूप में वह उसका अंजाम देखने को मिलता है। और यह सूक्ष्म विश्लेषण आप कीजिएगा तो कम से कम 25 से 30 आतंकवादी हमले की केस स्टडी के आधार पर मैं ये बता रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो जब भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वह भारत के खिलाफ आतंकवादी हमला करने से वह आवाज नहीं आता है। तो जहां हमेशा आतंकवादी की हमला से हम मर्माहत होते हैं, और अभी तक जो रिपोर्ट आपको बता दे कि कश्मीर में न कम से कम
तो लाखों लोग अभी तक, लाखों सैनिक या अर्धसैनिक बल शहीद हो गए हैं, जो किसी भी युद्ध में आज तक इतने लोग नहीं मारे गए जितने कि यह छद्म युद्ध में मारे गए हैं। तो जब हम तिल तिल करके हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे और तिल तिल कर भारत की आत्मा को उतरती जाएगी, तो एक बार प्रॉक्सी वार के जगह पर एक बार फुल फ्लेज्ड ही लड़ाई क्यों न की जाए, और ऐसे सांप को, जहरीले सांप का फन क्यों न कुचल दिया जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भले ही यह भगवान बुद्ध की धरती रही हो, गांधी से भी पूछा गया था कि अगर कायरता और अहिंसा में आपको चुनना पड़े, तो हिंसा के रूप में अगर चुनना पड़े तो किसे चुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंसा को चुन लूंगा। और जब पाकिस्तान के द्वारा जो यह सो प्रायोजित और तथाकथित रूप से जो वहां के लीडरशिप क्वालिटी है, उनके द्वारा यह प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद है, क्योंकि एक बार भी पाकिस्तान के द्वारा यह नहीं बताया गया, जबकि वहां के नागरिक ही थे जिनकी पहचान हो चुकी है 5 आतंकवादियों में से 2 यहाँ के स्थानीय थे, जबकि 3 पाकिस्तान के मूल निवासी थे। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार इससे इनकार किया कर रहा है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे, आतंकवादी हमलों की लिस्ट, जिस पर पूरे सबूत दिए गए और कितने बड़े बड़े हमले हुए हैं। और यह वह स्थिति है जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी जैसी होता है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं। यह लिस्ट 7 बड़े आतंकवादी लिस्ट को मैं सामने रखा हूं और यह आपको स्क्रीन पर दिखते होंगे, उस चीज की भी जिक्र करेंगे। तो क्या फुल फ्लेज्ड लड़ाई के लिए मानसिक रूप से हमें तैयार हो जाना चाहिए, या फिर हम शांति की दुहाई देकर यह उम्मीद करें कि अगली फिर से ऐसी प्रॉक्सी वार किस प्रकार से और कैसे हम झेल लेंगे? यह चीज़, यह कब तक सिलसिला चलती रहेगी, या फिर से एक बार सबक सिखाने का यह मौका भी आ गया है, और इससे बेहतर मौका भारत के पास कभी नहीं हो सकता है। 1971 में सिर्फ चाइना, सिर्फ रूस आपके साथ था और बांग्लादेश को आपने अलग कर दिया था, और ऐसे नापाक इरादे वाले की मंसूबों पर पानी फेर दिए थे। तो फिर आज जब विश्व समुदाय आपके साथ है, तो ऐसे नापाक इरादे वाले का फन कुचलने के लिए सबसे उचित समय है, और यह भारत सरकार को करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के एक एक व्यक्ति इस पल का इंतजार कर रहा है, और यह पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन शांति की कामयाबी के लिए यह भी जरूरी है कि भय भी न प्रीत न होए। यह भय हम कृत्रिमता के साथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन दुश्मन को अपनी शक्ति का आभास होना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते उनकी यह दायित्व भी बनता है, और सुपर पावर के रूप में दिखाने का यह अत्यंत समय आ गया है कि ऐसे नापाक और मंसूबों रखने वाले और मानवता के ऐसे जो दुश्मन हैं, उन्हें सबक सिखाने का परम दायित्व भी भारत को निभाना पड़ेगा, और भारत को एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में उभरने का सबसे उचित समय है, क्योंकि आपकी स्वीकृति 2-3 चीजों से हो सकती है, और युद्ध हमारे लिए क्यों आवश्यक है उसका मैं प्रमाण भी देना चाहता हूं। इससे क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस युद्ध को न करके भारत प्रॉक्सी वार में अगर रहता है और छोटी मोटी उसे सुलह कराने के चक्कर में
छोटे मोटे वार किए जाते हैं तो उससे भारत को घाटा है। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत को फायदे हैं इस सब चीज करने के लिए, उसके 5 कारण कम से कम मैं बताना चाहता हूं। पहली नंबर बात, इस वार के बाद भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। और दूसरी नंबर बात, इस युद्ध के बाद पूरी अंतर्राष्ट्रीय रूप से आपकी जो स्वीकृति है वह विश्वजनीन हो सकता है। तीसरी नंबर बात, अगर बार बार आतंकवादी हमला होते रहेंगे तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर कश्मीर में नहीं आ सकता है और न ही भारत जैसे देश में आ सकता है। तो शांति के लिए युद्ध भी एक बार जबरदस्त युद्ध होना आवश्यक है ताकि पूरी की पूरी तरह से हम पंगु बना सके और यह संभव है। चौथी नंबर बात, यह युद्ध आवश्यक इसलिए भी है कि जिस प्रकार के आपके अस्मिता या किसी देश के प्रधानमंत्री को ललकारा गया है, और एक प्रायोजित आतंकवाद नहीं बल्कि देश के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, यह डायरेक्ट संदेश देश की अस्मिता पर है। यह किसी दल के नेता के ऊपर नहीं है, यह किसी देश के ऊपर, अस्मिता के ऊपर डायरेक्ट यह है, प्रत्यक्ष रूप से यह एक चुनौती है। अगर इस चुनौती को आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आप एक कमजोर छवि वाले देश के रूप में उभरेंगे। कोई भी वैदेशिक कंपनियां आपके यहां इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण मौका है और अवसर है कि आप अब इस समय जो पीओके में पल रहे जो आतंकवादी है उसकी पूरी बेस को खत्म करके पीओके को भारत में मिलाने का एक उचित अवसर भी आपको मिल गया है। इससे बेहतर अवसर आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ खड़ा है कि भय भिन्न प्रीत न होई, भय के बिना प्रीत नहीं होता है। और ये राफेल या ये बहुत सारे मिसाइल जो हम रखे हुए हैं, इस कौन से दिन के लिए रखे हुए हैं? जब हम अपने देश के नागरिकों को ही हम सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और दूसरी नंबर बात यह भी है कि वो जो उनका कहना जो है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, जो बार बार ये बोलते हैं स्यूडो सेक्युलरिज्म के ऐसे लोग आज कौन से बिल में समाये हुए हैं? उनकी बोलती क्यों बंद नहीं होती है? जो कल तक कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आतंकवाद का धर्म होता है। उन्होंने धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाया है। तो स्यूडो सेक्युलरिज्म इस देश में नहीं चलने वाला है, न ज्यादा दिन चलने वाला है। पीआईए का रिपोर्ट आप देखिएगा तो आपको वो देश जो बिच्छू सा देश है, जो 24 घंटा और 8 घंटा की लड़ाई भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सकता है, वह सपने कितने बड़े बड़े देखता है। वो भी सपने सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक है। और कब तक आपकी अस्मिता को लहूलुहान करते रहेंगे और हम कब तक सहते रहेंगे, इसकी भी कोई सीमा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियों के बाद शिशुनाथ को वध कर दिए थे, शिशु का वध कर दिए थे, शिशुपाल का वध कर दिए थे, सिर्फ अपशब्द कहने के बावजूद। और आपकी देश के लोगों की जान जा रही है, सैनिकों की जान जा रही है, इसके बावजूद भी अगर देश हाथ पर हाथ रखकर किस अवसर की तलाश में बैठा रहेगा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। मैं किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। युद्ध किसी भी चीज का
समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जो सांप फन उठाकर हमेशा डसता हो तो फन को कुचलना भी उतना ही आवश्यक है। ये आतंकवाद रूपी जो जहर है जो समाज में बोया जा रहा है, इस जहर की फसल को, जो उगने वाले बीज है उनको अगर जब तक खत्म नहीं कर देंगे, ये हमेशा बीज उगते रहेंगे और आपके लिए यह नासूर पैदा करते रहेंगे। कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जरूरी है कि देश को एक सशक्त और उचित कदम उठाते हुए ऐसे आतंकवाद रूपी नासुरों से पूरी तरह से निजात मिल जाए, इसके लिए पहल की जानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार से उम्मीद भी है और पूरी अपेक्षाएं भी हैं लोगों की कि निश्चित रूप से यह कार्रवाई, उनके भाषणों में भी आपको पता चल गया हो कि मैं ऐसी कार्रवाई होगी न भूतो न भविष्यति अकल्पनीय हो। तो निश्चित रूप से उस जगह की यह बहुत आप आश्वस्त रहे कि यह निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। और बार बार कैबिनेट लेवल की बैठक हो रही है, CCS की बैठक हो रही है, जिसे सुरक्षा मामलों की सुरक्षा कमेटी भी कहा जाता है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है और सारे तीनों सेनाओं को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और कल ही जो सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, उनसे तीनों सेनाओं के जो है उनके संयुक्त रूप से बैठक संपन्न हो चुकी है और सुरक्षा सलाहकार अदिति डोभाल भी मिल चुके हैं। यह सब कुछ यह इंगित करता है कि कोई न कोई बड़ी प्रक्रिया होने वाली है और इस चीज के लिए मुझे तैयार भी रहना है। आपको बता दें कि इस हमला के पीछे क्या सोची समझी साजिश हो सकती है, उसके पीछे बहुत कई ऐसे ठोस कारणों को देना चाह रहा हूं जिसे कनेक्शन किया जा सकता है। और इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण यह है कि 245% तक जो है आपका टैरिफ रेट यूएसए ने बढ़ा दिया है, जिससे क्या हो गया है कि चाइना जैसे देश का जो सामान निर्यात होता था यूएसए को, उसका स्थान लेने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाला था और एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। इसीलिए इसमें चाइना का भी हाथ यह हो सकता है कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया होगा प्रॉक्सी वार के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को यह संदेश दिया जाए कि भारत शांति प्रिय जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि वहां पर शांति हो, कोई युद्ध से ग्रस्त कोई देश नहीं हो। तो अपने मकसद में पाकिस्तान और चाइना कितने मंसूबों में यह कहीं सफल ना हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी नंबर बात कि जम्मू कश्मीर में लगातार विकास हो रहे हैं, वहां इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते जा रहे हैं, यह पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। दूसरी नंबर ये बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शो कराने के लिए कि सब कुछ हालात जो है जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, इसलिए उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का अंतिम और ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करने का प्रयोग किया है। लेकिन
वह यह नहीं जानता है कि यह ब्रह्मास्त्र शायद उसके लिए उलट साबित होगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुनीर जो वहां का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ प्रतिदिन पाकिस्तान में विरोध हो रहे हैं और उस विरोध से वह ध्यान हटाने के लिए, वहां के नागरिकों को वह ध्यान हटाने के लिए शायद इस प्रकार के हमला करवाए हों, ताकि वहां की जो आम व्यक्ति है उसके वहां की समस्याओं से ध्यान हटकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के प्रति हो जाए, जिससे उसका किसी प्रकार का विरोध पाकिस्तान में न हो सके। सैयद मुनीर उसका नाम है, जो हमेशा खबरों में रहा है, अपनी जो किसी प्रकार की जिस पोस्ट पर रहा है उस पर वह गबन के मामले लगे हैं और उस पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और पाकिस्तान में आए दिन उस पर विरोध हो रहे हैं। तो उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और चौथी कारण, जो ये सबसे बड़ी कारण है कि आज तक सेना के ऊपर हमले होते थे या अर्धसैनिक बल के ऊपर हमले होते थे, लेकिन पाकिस्तान में यह पहली बार ऐसा हुआ है किसी सिविलियन के ऊपर हमला हुआ है। यानी कि सिविलियन पर हमला कोई भी आतंकवादी संगठन तब भी करता है जब वह अंतिम रूप से पूर्णतः वह तो हार गया है या विक्षिप्त हो गया है। यानी कि अब वह अपनी अंतिम सिसकियां गिनवाने के लिए शायद उनकी यह अंतिम, शायद प्रधानमंत्री के शब्दों में जो कहा गया है कि वह अंतिम सिसकियां ले रही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। तो आपको यह लगता होगा कि तुरंत भारत को तुरंत हमला कर देना चाहिए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमला ऐसे कोई देश को नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माहौल को अपने पक्ष में करना चाहिए और भारत ने बहुत खूबसूरती के साथ यूएसए का जेडी वेंस, जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं, उनका दौरा था, उन्हों कन्विंस करा दिया गया। रशिया को कन्विंस करा दिया गया, चाइना को इवन की कन्विंस कर दिया गया, जर्मनी को कन्विंस कर दिया गया, इटली को कन्विंस कर दिया गया और सारे डेलीगेशन किसी का भी भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बड़ा शब्द थे। तो इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को इस समय कोई भी देश साथ देने की स्थिति में है ही नहीं। अगर वह देता है, इसका मतलब वह परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से वह आतंकवाद का समर्थक है और यह उचित समय है कि हम उसे किसी प्रकार की संबंध को विच्छेद कर दें। और इस सिलसिला में भारत सरकार ने कई राजनयिक पहल उन्होंने किया है। पहला नंबर बात कि अब यहां उन्होंने पाकिस्तान का जो एम्बेसी होता है उनको खाली करने का आदेश दिया है। सारे वीजाओं को रद्द कर दिया है उन्होंने, और जो मेडिकल वीजा थे उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। किसी भी प्रकार की वीजा पाकिस्तानियों को सभी प्रकार के रद्द कर दिए गए हैं। दूसरा ये किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण और यह दुखती रग पर होगा, जिसका पाकिस्तान अभी आभास नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ शब्द कहना चाह रहा हूं, आज वो भी बताऊंगा कि क्यों भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। 1960 की संधि जो सिंधु समझौता था, उस ट्रीटी को भारत ने रद्द कर दिया है। सिंधु नदी समझौता के तहत बहुत उन पृष्ठभूमियों को मैं बताना चाहता हूं कि यह संधि 1960 ईस्वी में हुआ था और उस संधि का
80.5% या लगभग 80% तक पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था, जबकि मात्र 19 से 20% तक ही भारत जो है उस पाकिस्तान का उस सिंधु नदी समझौता के अंतर्गत पानी का इस्तेमाल करता था। अब भारत ने उस संधि को ही निरस्त कर दिया है, और उस निरस्त करने के बाद यह होगा, आप देखते होंगे जब ऊपर से देखते होंगे पंजाब के ऊपर, तो सबसे ऊपर सिंधु नदी है, उसके नीचे झेलम नदी है, झेलम के नीचे चिनाब नदी है, चिनाब नदी है, उसके देखते होंगे उसके बाद रावी है, सतलज है, रावी है, सतलज है, जो पंजाब में के नीचे की ओर नदी बहती है। तो झेलम, चिनाब और रावी, इन 3 नदियों का पानी का प्रयोग पाकिस्तान करता था, और नीचे की 2 नदियां होती थी जैसे सतलज और रावी, और सतलज और रावी के मिलन स्थल से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है, जो पूरा राजस्थान को सिंचित करता है। तो ऊपर की पूरी नहरों को उन्होंने, भारत ने, जो भारत से होकर ही बहती है, तो सारे नदियों के जल को भारत रोक दिया है 1960 संधि के बाद। इसका आभास तब होगा कि पूरा का पूरा यह मैदानी इलाका, पंजाबी क्षेत्र, जो पाकिस्तान का पंजाबी क्षेत्र उससे होकर गुजरता है, और सबसे ज्यादा कृषि और खेती जो होती है पाकिस्तान का, यही सबसे फर्टाइल इलाका है। अगर इस पूरी पानी को छोड़ दिया जाए तो 3-4 महीना में तो वहाँ के किसान स्वयं बहुत दयनीय स्थिति में आ जाएंगे, और पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह ऐसे ही भूखे मर जाएगा। लेकिन इससे आम व्यक्ति पर असर होगा, लेकिन इसका असर वैसे व्यक्ति पर नहीं होगा जो देश विदेश में बड़े बड़े मुनीर जैसे लोग का तो इतना अथाह पैसा है, इतने पैसे यह सेना में रहकर वहां के जो सेना अध्यक्ष होते हैं या कर्नल रैंक के होते हैं, सबके घर विदेश में है। इंडिया का कोई भी ऐसा जो सेना अध्यक्ष जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर रहे होंगे, किसी का घर विदेश में नहीं है। वह मुश्किल से अपना घर कहीं बना पाते हैं जिंदगी के अंतिम पड़ाव में, किसी टाउन में या अच्छे शहरों में, लेकिन उसका एक कर्नल रैंक का अधिकारी के सारे विदेश में है। इससे समझ आइए कि वह सेना में किस प्रकार की भ्रष्टाचार है, और ऐसे भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी सेना किस प्रकार से भारतीय सेना से सामना कर पाएगी। मैं आपको भारतीय सेना का सिर्फ शौर्यगान का ऐसे बड़ाई नहीं कर रहा हूं। कहा जाता है कि थल सेना में पर्वत पर लड़ने वाला या पहाड़ियों पर लड़ने वाला वर्ल्ड के सबसे द बेस्ट सैनिकों में से अगर शुमार किया जाए तो भारतीय की गोरखा रेजिमेंट है, या फिर भारतीय सैनिक है, जो इस यूनियन टेरिटरी और विषम परिस्थितियों में इससे ज्यादा कोई युद्ध लड़ ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा गलवान घाटी में चाइना का क्या हश्र किया था, बिना औजार के हमारे सैनिकों ने क्या हासिल कर करके रख दिया था। तो समझ जाइए कि आप थल सेना में भारत का सामना, और खासकर इन क्षेत्रों में कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी नंबर बात, एयरफोर्स में भारत ने सुखोई 30 को उसमें अपना एवाक्स रडार लगा के और बहुत सारे रडार सिस्टम को इन्हांस करके उसे सुपर सुखोई बना दिया है, जो पहले की तुलना में बेहद घातक हो चुकी है। कुछ लोगों को तो यहां कहना है कि 5th जनरेशन का विमान लेने की भारत की आवश्यकता ही नहीं है। सुपर सुखोई जिस तरह से भारत ने उसे अपग्रेडेड वर्जन बना दिया है, यह बेहद खतरनाक है। उसके अलावा रही सही कसर राफेल आपको निकाल देगी। तो एयरफोर्स में भी भारत का कोई सानी नहीं है। दूसरी नंबर बात कि चाइना या बड़े बड़े देश किसी प्रकार के वेटल में किए नहीं है, वह सिर्फ ऐसे है कि कागजों पर वह कागजी सिर है। लड़ा हुआ व्यक्ति ही या लड़ा हुआ देश ही रियल मायने में वह टेस्टेड होता है किसी वार क्षेत्र के लिए। तो भारत 3 से 4 युद्ध और छद्म युद्ध तो वह सीडो वार तो वह लगातार सालों भर करते हुए ही आ रहा है, तो बहुत वेल ट्रेंड है।
नेवी इंडिया ने क्या हश्र किया था 1971 के में, नेवी ने, यह किसी से छुपी नहीं है। हमने यूएसए जैसे जो उसका पीएनएस गाजी था उसको डुबा दिया। तो वो पीएनएस गाजी किसी यूएसए, ये पाकिस्तान का नहीं था, वह यूएसए का था, उसको डुबा दिया जो कभी डूब ही नहीं सकता था। यूएसए तो बिल्कुल हाथों पर हाथों रखेगा कि इसे विकासशील, जिसे हम विकासशील देश समझ रहे थे, आज तक मेरे किसी पनडुब्बी को नहीं डुबा पाया, वह आईएनएस राजपूत ने कैसे डुबा दिया। तो आज तो टेक्नोलॉजी भारत की बहुत आगे बढ़ चुकी है और फ्रांस से उन्नत किस्म का पनडुब्बी भी भारत ले चुका है। और मिसाइल में तो इंडिया की जितनी वैरायटी है उतनी वैरायटी वर्ल्ड में किसी देश के पास इस ढंग की वैरायटी, इतनी वैरायटी का शायद मिसाइल या तो रसिया के पास हो सकता है, बस किस्मत से इतना यूएसए के पास भी वैरायटी को लेकर नहीं है, तो वैरायटी काफ़ी है। उसके बाद S-400 है जो किसी भी मिसाइल को रोकने की क्षमता रख सकता है। तो आपके लिए लड़ाई 8 से 10 घंटे की होगी बमुश्किल से। और रही आप धमकी देते हैं परमाणु बम की, तो ये धमकी से आप हमें से कितना दिन तक ब्लैकमेल करते रहेंगे, मैं वो भी देख लेता हूँ। तो आपकी कहीं दुनिया से नक्शा न मिट जाए। हालांकि ऐसे जुद्दोन्माद के लिए बुद्ध की धरती है, लेकिन आप जैसे नागों को कुचलने के लिए अंतिम रूप से परशुराम की प्रतिज्ञा के रूप में हमें खड्ग तो उठाना ही पड़ेगा। और मैं आपको भय नहीं कर रहा हूँ, ना भयाक्रांत कर रहा हूँ। ये आने वाला कुछ दिनों का मोहताज है और मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है या 2-3 महीना डिले हो जाए या 3 महीना के बाद ही अटैक हो। अब बोलेगा कि इतना लंबा अटैक करने के लिए अभी तो तुरंत घटना घटी है, तो नहीं, कोई भी युद्ध नीति ऐसे नहीं बनाया जाता है, बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। अभी तो तिल तिल करके मारना है। 7 से 8 दिन तक अगर पूरा नेवल, और ये जो आप देखते होंगे, मेरे पास अगर मैप रहता तो मैं बता भी देता। आप देखिएगा जो मलक्का ट्रीटी है जहां से जाती है वहीं से सारे सामान पाकिस्तान को जाती है। उस मलक्का ट्रीटी को ही अगर हम रोक दे तो सारा का सारा जो चीजें है वहां नाकाबंदी कर दे तो वहां पर कोई पेट्रोलियम पदार्थ वहां जाएगा ही नहीं। दूसरी नंबर बात, इन सारी की सारी चीजों को अगर हम नाकाबंदी कर दे तो पाकिस्तान में 7 दिन तक ही युद्ध लड़ने के लिए ईंधन सामग्री है। तो सबसे पहले पूरे स्ट्रेटजी के आधार पर ये किया जाएगा। मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा हूँ, ये चूँकि यह सामरिक चीज़ें हैं तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, यह गोपनीय चीज़ होती है। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनका मैं खुलासा कर सकता हूँ। और यह देश की सुरक्षा जो यह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है उसी चीज़ को मैं बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर 7 दिनों या 8 दिन या 10 दिन तक है, इन सारे चीज़ों को ब्लॉकेज करके, और यह लगातार यह प्रक्रिया जारी है, और इन सारी चीज़ों को कर दिया जाए तो 7 से 8 दिन तक हम एकदम बैकफुट पर ला सकते हैं, या यह सबसे ऊंची समय है। और इस बार ऐसी आर पार की होनी चाहिए कि यह दोबारा हिमाकत न कर सके अपनी फन को फिर से खड़ा करने के लिए। फन इस प्रकार से कुछ ले जाने चाहिए। बहुत बार मैंने शांति के पाठ पढ़ाए, लेकिन यह सांप को कितना भी दूध पिलाइएगा यह प्यादे के रूप में जहर ही उगलेगा। इस जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसका जो जिम्मेदारी ली है वो लश्कर-ए-तोयबा का एक संगठन है, उसी ने एक जो है समझौते को, ये लश्कर-ए-तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक बार भी पाकिस्तान ने ऐसे हमला का कंडेम नहीं किया है, तो समझ जाइए वह किस प्रकार की और इसका प्रत्युत्तर के लिए वह तैयारी कर रहा है। इसका मतलब अब समझ जाइए इसके दुस्साहस को। तो अगर हम अभी कभी हाथ पर हाथ रख के
रह गए तो फिर यह सारी की सारी हमारी बुज़दिली मानी जाएगी और ये संसार में किसी प्रकार की अच्छी छवि तो नहीं जाएगी कि इतने हमले और निर्दोष लोगों पर, सिविलियन पर हमला किया गया और भारत तो अभी चुप रहा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यह जो सुरक्षा संबंधी जो बैठक हो रही है सीसीएस के मामले में, क्या इसे बेहद संजीदगी के साथ या फिर भारत सरकार पूरी तरह से मन बना चुके हैं? किसी भी स्थिति तक तो मुजफ्फरपुर में, बिहार में दी गई उनकी भाषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस बार चुप बैठने की स्थिति में नहीं है और कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं कि भारत पर ऐसे दुश्मन जो नजर रख रहे हैं उन नापाक इरादों को बेनकाब कर इस आस्तीन के सांप में पल रहे हमारे यहां के भी लोग हैं, उनको भी पहचानने की आवश्यकता है। जो छोटी छोटी मुद्दों पर ऐसे लड़ते हैं जैसे कि कितना लोकतंत्र के प्रहरी है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर उनकी आवाज और सिसकियां नहीं करती हैं और राजनीति की गंदी रोटी सेक रहे हैं, उनकी भी पहचान करने की जरूरत है। और सच तो यह है कि देश में बैठे हुए सिर्फ 2 फ्रंट की लड़ाई नहीं है, यह 2.5 फ्रंट की लड़ाई है, उसके लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है। 2 फ्रंट तो आप समझ गए होंगे, और 2.5 फ्रंट की लड़ाई किससे है? तो 2.5 फ्रंट की लड़ाई अपने देश के अंदर अंदरूनी ऐसे सपूलों से है जो देश का हित चाहते ही नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द प्रतिष्ठित पूर्व जो सैनिक अध्यक्ष हैं ये उनका है, और उनकी इस स्टेटमेंट को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत ही शालीनता के साथ और पूर्व में बाद में ऐसी कोई घटना न घट जाए इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। कुछ शब्दों के साथ मैं आपको यह लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा कि आतंकवादी हमला भारत के लिए अगर जो हो रहा है, क्या भारत में ही हो रहा है? क्या अन्य देशों में नहीं हो रहा है, या अन्य देशों में नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो फिर वहां वैसे देशों में क्यों नहीं हो रहा है? तो हमें इजराइल जैसे देश के रूप में बनना होगा, जो आपको पता होगा कि इजराइल पर एक ही साथ सारे अरब कंट्रियों के देशों ने हमला कर दिया, इसके बावजूद भी वो एग्जिस्टेंस में बना रहता है। चारों तरफ दुश्मन है, इसके बावजूद भी इजराइल से सबसे ज्यादा साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं। आप नोबेल पुरस्कार की पूरी लिस्ट निकालिएगा, उसमें सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर कौन है? इजराइल है। तो हमारा इजराइल एक अच्छा दोस्त है, और आपको स्मरण दिला दूं कि जब भारत में पाकिस्तानी हमला हुआ था, जो गुपचुप रूप से आए थे, उसमें अवाक्स जो दिया गया था
एक रडार सिस्टम था जो यूएसए ने देना इनकार कर गया था, उस समय इजराइल ही दिया था। तो ऐसे देशों के साथ समझौता करें, और उन्होंने क्या क्या किए आतंकवादी से मिटाने के लिए, हमास जैसे से लड़ने के लिए, बहुत सारे चरमपंथियों से लड़कर रसिया से भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार वह चेचन्या को समाप्त कर दिया, उनसे जो आतंकवादी हमले थे उसको खत्म कर दिया गया। इवन कि चाइना से भी सीखना चाहिए, जो सिकियांग प्रांत में किस प्रकार से उन्होंने वहां विद्रोहियों को शांत कर दिया। तो भारत इसे सीख नहीं ले सकता है क्या? और जो कार्रवाई करके उन्होंने शांत कर दिया, तो क्या उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत घट गई है क्या? और किस प्रकार के आप गांधीवादी और कैसे गांधीवादी बनना चाह रहे हैं, जो कल आपके बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाए और निर्दोषों की कत्ल किया जाएगा, और हम गांधीवादी का झुंझुना लेकर विश्व को क्या संदेश देते रहेंगे? यह अच्छा संदेश नहीं जाएगा, सिर्फ संदेश जाएगा कि आप कायर देश हैं। और दूसरी नंबर बात, उस मकसद में भी कामयाब हो जाएगा कि भारत पर बार बार आतंकवादी हमले होते हैं, यहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, और अपने नापाक इरादों में पाकिस्तान पास हो जाएगा। इसलिए जिस देश का नाम पाक से बना है, उनके इरादे नापाक हैं। तो ऐसे नापाक को नाम के अनुरूप ही हम पाक और पवित्र कर देंगे। समय का इंतजार कीजिए, वह समय की घड़ी आ चुकी है। सिर्फ हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वह सुखद पल आएगा और हमको सुनने को मिलेगा कि वैसे आतंकवादी जिन्होंने हमारे कई बेगुनाहों के लोगों की जान ली है, उनकी जन्नत की सैर करा दी गई है, ताकि वह डायरेक्ट वहीं तो जाते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इस पूरे लेक्चर को सुना, समझा और समझा, लेकिन मैं आपको ये आभास कराना चाहता हूं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसकी एक एक लिस्ट बताता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि जब जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और TRF के ग्रे लिस्ट से बाहर बने, आपके रेड लिस्ट से बाहर आए हैं, या ग्रे लिस्ट से जब भी बाहर आए हैं, आतंकवाद की प्रक्रिया बढ़ती चली जाई गई है। वो सारी लिस्टों को मैं उसमें से प्रमुख लिस्टों को बताना चाहता हूं, देख लीजिए। यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं और 70 वर्ष में देश के कई तरक्की की है, लेकिन इस दौरान देश में आतंकवाद का दंश भी झेलता रहा है। यह दंश देने वाले में कोई और देश नहीं, बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो बिच्छू भर है, जो अपनी औकात तो अपनी पेट पालने तक की नहीं है। वहां तो संघर्ष 5 किलो आटे के लिए बराबर हो रही है, और वह हमें इस प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं। देख लीजिए ये हमला, देखिए नई दिल्ली भारत में आजाद हुए। देखिए पहला जो हमला है, इसको देख ही रहे होंगे चेहरा, 26/11 मुंबई का आतंकी हमला, पहला हमला जो बड़े हमलों में से एक है। आजाद भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 10 फियादीन आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई आए और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू किया। वहां भी अंधाधुंध लोग, वहां भी निर्दोष लोग ही मारने शुरू किए गए। इन आतंकियों ने नरीमन हाउस, ताज होटल और ओबराय ट्राइटेंट होटल पर कब्जा कर लिया था। साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और मेट्रो सिनेमा पर भी हमला किया। यह वह समय था जिस समय पर 166 लोग मारे गए थे, 293 लोग घायल हुए, है कि नहीं? और एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब जो है पकड़ा गया, और इसको भी पाकिस्तान ने अपना देश का नागरिक होने से मना कर दिया।
तो मैं आप पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसे काम करते हो। जब तुम्हें जन्नत की हूर दिखा दी जाती है तो उसके तुम्हारी लाश लेने से भी इनकार कर देता है। तुम्हें शर्म भी नहीं आता है क्या? तुम किस प्रकार के नस्ल को पैदा कर रहे हैं? तुम्हारी यह नस्ल को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक यह नस्ल रहेगी उससे नासूर ही पैदा होंगे, कोई हीरा थोड़ी पैदा होगा। तुम्हारे यहां कसाब ही पैदा होंगे, हमारे यहां कलाम पैदा होते हैं। यही है मिट्टी और तहजीब का अंतर। तुम कलाम पैदा कर ही नहीं सकते। तुम्हारे मिट्टी में इतनी फर्टाइल नहीं है, लेकिन हम कलाम पैदा करने वाले देश हैं। तुम कसाब पैदा करते हो और तुलना करने चले हो पाकिस्तान भारत से। तुम भारतीय सैनिक के सामने तुम मर्द हो, तो मैं गारंटी देता हूं और मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहा हूं, 24 घंटे की लड़ाई तुम्हारे औकात की चीज ही नहीं है। पैंट तो गिली अभी से ही हो गई है। जब भारत ने यह घोषणा कर दिया है तो तुम्हारे कर्नल से लेकर जितना मेजर उजर है सारा तक पैंट गिली हो रही है। पता नहीं कितने वह पंतलून गिला कर हो चुका है। यह है, ऐसा नहीं कि बरबुलापन है। 90,000 लोगों को, तुम्हारे सैनिकों को सरेंडर करवाए थे ना। और जिस समय तुम्हारे साथ पूरा यूरोपियन कंट्री था, यूएसए था, इसके बावजूद भी आज तो पूरा वर्ल्ड मेरे साथ है। और चाइना कुछ बोलेगा भी नहीं। चाइना क्यों चाहेगा? भारत से इतना बड़ा ट्रेड कर रहा है, वह दुश्मनी क्यों बोलना चलेगा? तेरे जैसे बिच्छू के लिए तुम्हारी बुद्धि और विवेक में जिस प्रकार से शरण पैदा हो गई है, मैं तुमको यही कह रहा हूं। यह वीडियो पाकिस्तान तक जानी चाहिए और आम जनता तक। पहली बार अगर तुम अपने देश को बचाना चाहते हो कि अपने देश का अस्तित्व मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले घर से कल निकलो, तुम अपने घर से निकलो और सारे हुक्मरानों के खिलाफ, वहां सैनिकों के खिलाफ विद्रोह कर दो। क्योंकि तुम तो भाग के चले जाओगे कहीं ना कहीं, तुम्हारा विदेशों में मकान है, घर है, लंदन है, तुम तो भाग जाओगे। पीछे तो हम जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी जमीर बसा हुआ है और थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक हो, तो आज घरों से निकलकर और पूरा पाकिस्तान के खिलाफ अपने ही देश में जिहाद करो। पहले तो तुम्हारी अपनी जहालियत से जिहाद कर दो। अगर तुम्हारे पास इतनी जाहिलपना है और तुम स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारे यहां से ही आवाज आता है और पूरे ठेकेदार बनते हो मुसलमान का। कोई भी विकसित देश का मुसलमान तुमको वैल्यू देता है? भीख मांगने जाते हो कटोरा लेकर। अरे निर्धन होना या धनी होना या समृद्ध राष्ट्र होना यह मायने नहीं रखता है। बहुत सारे गरीब देश हैं। नेपाल में कौन सी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न देश है? म्यांमार कौन सा आर्थिक रूप से संपन्न देश है? कभी देखे हो भीख मांगते हो कटोरा लेकर? आज भी उसका राष्ट्राध्यक्ष या कहीं भी जाता है तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा होती है। गरीब होना वो तो परिस्थिति के कारण भी होगा। तुम मेहनत करोगे कल धनी हो जाओगे। जो कल धनी है वो आज गरीब हो जाएगा, कल गरीब हो जाएगा। जो आज गरीब है कल क्या कारण, कौन सी परिस्थिति आ जाएगा कि वह तुम जितना चाह रहे हो उससे खरबपति बन जाएगा। मिनट भी नहीं लगते हैं, घंटों नहीं लगते हैं परिस्थितियां बदलने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारी जाहिलपना है और जिस प्रकार से तुम्हारी परिस्थिति है और मन स्थिति है, तुम कभी सुधरोगे नहीं और पूरे समाज के लिए अभिशाप हो। अरे वो छोड़ो, मेरी बात मैं भारत से हूं, तुम्हारी दुश्मनी में कह देता हूं। हसन निसार पाकिस्तान के हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी 5 इंटेलेक्चुअल को खड़ा किया जाए तो हसन निसार का उसमें से नाम होगा। सिर्फ 5 की, मैं विकसित देशों में से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। हसन निसार का एक इंटरव्यू जाकर सुन लेना। उन्होंने बोला था, तुमने सभ्यता और संस्कृति को दिया ही क्या? एक सुई भी दिया है क्या?
एक नीडल का इजाद भी किया है क्या? अगर नहीं किया है और सपना देखते हो क्या कि पूरे वर्ल्ड पर इस्लामिक राज्य स्थापित होगा? इस्लाम का मतलब समझते हो? हिंदी मीनिंग समझते हो? मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल्ले वसल्लम होता है, जो अपने ईमान पर कायम रहे। तुम तो अपनी मां बहन बेटियों को सौदा कराते हो। कहो तो मैं बरोबरलापन बोलता हूं, तुम तो सौदा करते हुए पकड़े हो अपनी बहन और बेटियों को। वो अपने ईमान पर कैसे कायम हो सकता? और तुम तो सही मायने में मुसलमान ही नहीं हो, कि मुसलमान शब्द मुसल्ले वसल्लम से निकला है। जो अपने ईमान पर कायम रहे वही सच्चा मुसलमान है, वही मुसलमान भी है। दाढ़ी रखने से और टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। तुम जाते हो ना अरब में, तुम्हें वहां वीजा भी नहीं देता है। जाकर देखने ना इंडिया के लोगों का ऐसे मुस्लिम देशों में, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद ये आपका अरब देश हो गए, जितने भी जो विकसित मुस्लिम देश हैं, कुवैत हो गया, उसमें इंडियन का वैल्यू देखना है। इंडियन लोगों का जो इज्जत होता है उसको देखो और तुम अपना वैल्यू देखो। जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो अपने कौम में भी बिल्कुल नागवारा और नागवारा साबित हो चुके हो। सिर्फ आर्थिक स्थिति इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तुम्हारी नियत और नियति अगर सही नहीं रहेगी तो तुम आर्थिक स्थिति से क्या, तुम दुनिया के नक्शे पर भी नहीं दिखाई दोगे। और यह वीडियो इतना प्रसारित की जानी चाहिए, हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए कि अगर तुम अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो कल ही निकलो अपने घरों से और अपने सरकार सेना के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही है। भारत तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुमने इतिहास ही तुमने सही से नहीं पढ़ा है। अगर इतना बुद्धि और विवेक तुम में नहीं है तो फिर तो तुम जाहिल हो और ऐसे भी समाज और राष्ट्र के ऊपर बोझ हो, इस धरती पर बोझ हो, क्योंकि तुमने एक भी इंटेलेक्चुअल आदमी को, एक भी वैज्ञानिक आदमी को तुम सह नहीं पाए। तो मैं तो कहना चाहूंगा और इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी यह नाकामी, नामर्दी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तुम नामर्द हो, तुम मर्द हो ही नहीं। अरे मर्द होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम तो कुत्तों के बच्चों की तरह जो 20-20, 30-30 बच्चे पैदा करते हो, तो तुम उसको आतंकवादी तो तुमको आसानी से इसलिए न मिल जाता है कि तुम्हारे यहां रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। तो वह करेगा क्या? वह हथियार ही तो उठाएगा, उसको ट्रेनिंग ही तो दोगे। तुम्हारे यहां तो वह खेती होती है उसकी। तो जब तुम आतंकवादी की खेती करोगे तो सिंधु नदी की समझौता के तहत जो आज तुम रोनाते हो कि यहाँ के किसान मरे जाएंगे, तो जब तुमने खेती आतंकवादी की है तो फसल की उम्मीद क्यों करते हो? वहीं खाओ, वहीं बो, वहीं भुगतो। यह बात तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी। तो कड़वी लगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगेगा तो लगे, लेकिन सच्ची बात होगी तो तुम्हें कहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि जहन्नुम में जाने के लिए तो तुम बने ही हो, सीधे जहन्नुम में चले जाओगे। जहालत की भी कोई सीमा होती है, तुम जहालत की भी सीमा लांघ गए हो। खैर देखो, 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट देखिएगा। 1991 में उस समय आर्थिक मंदी आई थी और आर्थिक मंदी के बाद देखिएगा कि कुछ लिबरलाइजेशन का, कुछ उदारीकरण, निजीकरण का ऐसा कुछ स्कोप चला था। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी व्यापारी आदान प्रदान किए होंगे, व्यापार बढ़ गया होगा, वाणिज्य व्यापार बढ़े।
उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी, क्या अंजाम हुआ? जस्ट उसके बाद देखिए 1993 में मुंबई ब्लास्ट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उनके एक एक प्रूफ मैं दूंगा। और मुंबई ब्लास्ट, हम आपको सिंधु नदी दे और उसके बदले में आप मुझे, हम अपने हिस्से का पानी भी तुम्हें दे देते थे। और सब कहा जाता है कि सिंधु नदी समझौता दुनिया का सबसे उदारवादी समझौता था। हम उदार चरितम और वसुधैव कुटुंबकम करते चले और तुम इस धरती पर विष बोते चले। नहीं, वाह, तो मानवता के नाम पर कलंक है और पूरे विश्व में तुम अभिशप्त हो। अच्छा हुआ जो 1947 में कैंसर को मैंने अलग कर दिया था, ये नासूर थे। देखिए उसके बाद मैं आगे बताता हूं। 2001 का संसद, भारतीय संसद पर हमला, जस्ट देखिएगा उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाती थी पाकिस्तान का दौरा करने, क्योंकि उस समय काफी विरोध होता था। देखिएगा 2000 और 2001 में पाकिस्तान की टीम आई थी शायद इंडिया में, और उस समय कई टूर्नामेंट हुए और उससे जो आमदनी मिली, कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। जस्ट उसके बाद हमला, भारत पर हमला, 2001 का हमला, भारतीय वायु संसद पर हमला। अगर ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट का धर्म से क्या लेना देना है, तो बहुत बड़ा लेना देना है। जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो बीसीसीआई के बाद तीसरे स्थान पर आता है उसका रेवेन्यू जनरेट में, वो पैसा कहां जाता है? उस सब के कनेक्शन आतंकवादी से, और वह फंडिंग होती है वहां से। और जैसे हुआ लिंकिंग, देखिए लिंक जोड़कर देखिएगा, स्वाभाविक रूप से इसके बाद 2001 का भारतीय संसद पर हमला। चलिए 2005 का दिल्ली सीरियल बल्ब ब्लास्ट कुछ दिन रुक गया, क्योंकि उस समय कुछ स्थिति जो है पुनः जो है आपका जो है स्थिति जो है थोड़ा सा कंट्रोल में थी। फिर 2002 के बाद थोड़ी सी स्थिति 4-5 तक जाते हुए स्थिति समान हुई। 2005 में देखिए दिल्ली का सीरियल बम ब्लास्ट, 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में राजधानी को दहला दिया। सरोजनी नगर के व्यस्त मार्केट में यह और पराजगंज का मुख्य बाजार में धनतेरस के शुभ अवसर पर, और देखिए कैसा अवसर चुन रहा है, यह जिहादी मानसिकता को बता रहा है। धनतेरस का दिन, अगर आप इतना हमला होने के बावजूद भी अगर इनकी बात आपको नहीं समझ में आती है, तो भारत में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं ना, उनकी भी अभी भी बुद्धि नहीं खुली है। सांप के साथ आपको सपोला बनना ही पड़ेगा। आप उसके साथ उस ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएंगे जिस ढंग का ट्रीट ये कर रहे हैं। जैसा को तैसा करना पड़ेगा आपको। बताइए 2006 मुंबई ट्रेन हमला, 7 बम धमाके हुए। देखिए इसके और इसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। 2005 में हुआ है और ये देखिए 2006 में हुआ है, लगातार हुआ है। 2008 जयपुर धमाका, लगातार हमला होते जा रहे हैं। पठानकोट आतंकवादी हमला, देखिए बीच में देखिएगा भारत की उस समय स्थिति थोड़ा सा 2008 के बाद देखिएगा आर्थिक मंदी का दौर रहा है। देखिए मैं कनेक्शन गिना रहा हूं, 2008 के बाद से कुछ आर्थिक मंदी का स्थिति रहा। आतंकवादी हमला 4 से 5 साल के लिए नहीं हुआ है, और जैसी आर्थिक मंदी हटा है उसके बाद कुछ ट्रेड जो शुरू हो गए हैं। 2016 में पठानकोट का हमला, 2016 में क्या लिंकिंग नहीं बुझा रहा है आपको? आप खुद विश्लेषण करके देखिए कि जैसी आर्थिक स्थिति अच्छा होता है, पठानकोट हमला। और 2019 जो वो हमला तो सबसे बड़ा हमला था जो सुरक्षाकर्मी के ऊपर हुआ था, पुलवामा का हमला। 19 फरवरी का दिन था शायद वो।
तो यह सब हमला क्या आपको क्या कोरिलेट कराता है? 2019 का जो हमला हुआ था उससे पहले भी एक क्रिकेट सीरीज या कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कुछ पैसे शायद उनको मिले होंगे। तो जैसे कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति जैसी ठीक होता है, भारत पर हमला क्यों करें हम भाई? सिंधु सदी समझौता, माने हम तुम्हें पानी दे, उसके बदले में तुम मुझे मौत दोगे, यही है। और जो लोग ये बताते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता था, उनसे पूछता हूं आज किस माद में छिपे हुए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जब धर्म पूछकर उन्हें गोली मारा गया। तो जितना जल्दी जग जाइएगा उतना ही सवेरा होगा। समय आ गया है सांप के फन को कुचलकर, मसलकर बिल्कुल ही मिट्टी में मिट्टी पलित कर देने के लिए, क्योंकि गंदे नाली के कीड़ों के लिए परवरिश का कोई मतलब नहीं होता है। जब उन्होंने ठेका पर ले ही लिया है कि 4 से 5 शादी करना है और उससे अनगिनत बच्चे पैदा करना है, उनका कोई भविष्य नहीं है, भविष्य सिर्फ आतंकवादी है, तो तुम 1 मारोगे, 2 मारोगे, उसके तो 10-10, 20-20 बच्चे हैं, कितनों को मार पाओगे? वह 1 मारोगे वह 10 पैदा करेगा, वह 1 मारोगे 10 पैदा करेगा। तो मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है कि साक्षात दुर्गा और काली का रूप धारण करके पूर्ण विनाश करना ही पड़ेगा इस प्रकार के महिषासुर का, और महिषामर्दनी करके भारत की अस्मिता और लाज बचाई जा सकती है। और हम शांति प्रिय तो जरूर हैं, और जिस धर्म का तुम नाम लेकर जिस प्रकार का हुंकार किए हो ना, यह हुंकार तुमको यह पता होना चाहिए कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है, जो शांति के साथ साथ तुम्हारे सर्वनाश का भी प्रतीक है। मैं इसके साथ ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूं और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना। अगर इससे सर्वनाश से बनना चाहते हो, कल ही इस वीडियो को पूरे सर्कुलेट कराओ पाकिस्तान में और घर से निकल जाओ। अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो अपने सरकार के खिलाफ और उन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ वो जिहाद करो। जिहाद यहां करने से नहीं होगा, जिहाद अपने अंदर करना होता है। तुम्हें ये भी जिहाद का मतलब ही, तुम जैसे जाहिल को तो ये भी पता नहीं होता है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों को मारकर अच्छा मनुष्य बन जाना, यह जिहाद होता है। जिहाद का मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे धर्म के व्यक्तियों का अस्तित्व खत्म कर देना। तुम्हें अपने धर्म में ही जिहाद का मतलब पता नहीं है। तो आइए इन नासुरों को, जो मानवता के दुश्मन है, इसकी अंतोगत्वा का हम इंतजार करते हैं, और पलके बिछाकर, और पूरा राष्ट्र देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आप कुछ भी कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन इन नासुरों को इस धरती से पूर्णतः मिटा दीजिए, नहीं तो यह मानवता के नाम पर कलंक होंगे। इन्हें चाहिए गजवाए हिंद, इन्हें करना है गजवाए हिंद, कटोरा छाप को। यानी कि जो कल तक बिल्कुल ही भिक्षाटन के लिए भीख मांग रहे थे, आज इन्हें गजवा हिंद करना है। गजवा हिंद का मतलब इनको सही से, कुछ लोगों को तथाकथित सेकुलर को आज भी नहीं समझ में आता है। इसका मतलब अब समझ जाए कि गजवा हिंद ही करना ये चाहते थे। अपने मकसद में यह पूर्णतः सफल हो जाते अगर यहाँ के कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देते। यह आप अगर इन बातों को अभी भी नहीं समझ पाते हैं तो स्यूडो सेकुलरिज्म से अपने आप को
बचाइए, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से लड़ तो जाइएगा, घर के दुश्मनों जो जहरीले सांप की तरह है, इससे फन पहले यहां कुछ ला जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ही जो सपोले हैं, दो मुंहे हैं, पहले इनका फन कुचना जाना चाहिए। दुश्मन से तो हम बड़ी आसानी से लड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे मिट्टी की सोनित कण ने यह सिंचित करके बताया है कि हम बुद्ध भी पैदा करते हैं और जरूरत पड़ने पर संहार करने वाला राम भी पैदा करते हैं। दैट्स इट। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं, लेकिन आपसे यह वादा करता हूं कि यह वीडियो बनाने की मकसद तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इसको 100% पूरे पाकिस्तान तक यह सर्कुलेट ना हो जाए, और वहां की जनता के लिए, शायद मैं हित की ही बात कर दिया हूं, यह आपके हित के लिए है और मानवता के हित के लिए है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अक्ल परी है तो जिहाद करो अपने अंदर की बुराई करा, और जिहाद करना है तो अपने शासक के प्रति कर दो। जय हिंद, जय भारत।